नमस्कार। दिल्ली के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे दिन भर से चल रही दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। जो आंकड़े थे, जो एग्जिट पोल थे, जो पोलम पोल थी, उस पर खूब दिन भर बातचीत हुई है। अब सब चीज़ें क्लियर हो गई है, पूरा दृश्य साफ हो गया है। कह सकते हैं कि अब भारतीय राजनीति में एक तरह से नए अध्याय की शुरुआत हुई है। अगर हम पिछले 10 साल पीछे जाएं तो तब भी एक नए अध्याय की शुरुआत हुई थी आम आदमी पार्टी के रूप में, और आज भी एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है जिसमें 10 साल के बाद दिल्ली की सरकार से आम आदमी पार्टी की विदाई हुई है। हालांकि दिल्ली में जो केजरीवाल हैं, आम आदमी पार्टी के मुखिया, वो कहते थे कि आम आदमी पार्टी को हराने में बीजेपी या मोदी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। हमें लगता है कि बड़ा बोल किसी को भी नहीं सुहाता, चाहे वो किसी का भी हो। ईश्वर कहते हैं कि अहंकार का तो मैं भोजन करता हूँ। तो जो बात एक तरह से अरविंद केजरीवाल कर रहे थे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कोई नहीं हरा सकता, हराने के लिए दूसरा जन्म लेना होगा, नतीजे ने बता दिया कि इसी जन्म में सब कुछ हो जाता है। लेकिन आज हम दिन भर की चर्चा से अलग हटकर कुछ बात करना चाहते हैं। वो बात ये कि क्या देश की राजनीति में कोई नए बदलाव आ सकते हैं, क्योंकि दिल्ली चुनाव एक तरह से देश के दिल का चुनाव है। अभी तक आरक्षण का मामला था आज़ादी के बाद से, जब देश आज़ाद हुआ तो आरक्षण की शुरुआत हुई 10 साल के लिए। आरक्षण के विषय का मतलब है कि बर के छतन्ने में हाथ लगाना। उसमें होगा कुछ नहीं, लेकिन आपको नुकसान बहुत हो जाएगा। लेकिन आज हम इस पर बात कर रहे हैं कि जो फ्री बीच की बात होती है, क्या राजनीतिक पार्टियां अब इस मुद्दे पर सोचेंगी कि फ्री देश के लिए क्या देना और क्या नहीं देना है। क्योंकि अगर मुफ्त की चीज़ें बंद नहीं हुई तो देश कितना भी ताकतवर हो, कितनी भी अर्थव्यवस्था मजबूती की तरफ जा रही हो, इसका एक दिन बेड़ा गर्क होना ये तय है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि दिल्ली के बहुत सारे संदेश हैं, उसमें एक संदेश एक आम मतदाता के नाते हम भी ये सोचते हैं कि क्या फ्री की कोई जो घोषणाएं वो बंद होंगी, क्या इसमें राजनीतिक पार्टियों को भगवान सद्बुद्धि देगा, क्या कोई इसमें सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप होगा, कोई चुनाव आयोग का दखल होगा, कि राजनीतिक पार्टी अपने घोषणा पत्र में मुफ्त की कोई भी घोषणा नहीं कर सकती। जो भी कुछ करना होगा काम के बदले वो करें, चलेगा, लेकिन फ्री में कुछ भी नहीं होगा। इसी पर हम करेंगे कि दिल्ली के जो संदेश है उसमें क्या छुपा है। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन जी, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हेमंत जोशी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत जी, आपका भी स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता और किसान नेता केदार शंकर सिरोही जी भी हमारे साथ हैं। केदार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ेंगी भाजपा की मीडिया पैनलिस्ट प्रियंका दुबे जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं हेमंत जी आपकी तरफ आऊँगा। राजनीति में किसी भी गलती को स्वीकार करने के लिए बहुत बड़ा दिल भी चाहिए और बहुत बड़ा दिमाग भी चाहिए। क्योंकि हम भले ही ये कहें कि मैं कोट सफ़ेद रंग के पहनकर बैठा हूँ, लेकिन आप सब देख रहे हैं कि कोट का रंग काला है। और अगर मैं कहूँगा कि ये सफ़ेद है तो आप लिहाज में मुझसे भले कुछ ना कहें, लेकिन बाद में बोलेंगे कि मीडिया के लोग कुछ भी बोलते हैं, काले को सफ़ेद बता रहे हैं। तो जनता भी सब जानती है। आज का जो फैसला है उसको बड़े मन से, बड़े दिल से स्वीकार करने की ज़रूरत है। जो जीते हैं वो जो वादे किए उसको पूरा करें, जो हार गए हैं वो विश्लेषण करेंगे। मैं नहीं कहूँगा तब भी करेंगे, लेकिन उस विश्लेषण में जो निकल कर बात आए उसके बारे में कम से कम सच बोलें कि हमको हमारा अहंकार ले डूबा, हमको हमारी गलत नीतियाँ ले डूबी, या हम जनता से कनेक्ट नहीं हो पाए। कांग्रेस भी इस तरह की बात करेगी। प्रियंका जी ने जरूर कहा कि हमको और मेहनत करने की ज़रूरत है। बहुत सधी हुई टिप्पणी है आज के इस राजनीति के दौर में जो प्रियंका गांधी ने कहा है, वरना लोग चुनाव आयोग को गाली बकते हैं, मतदाता सूची को पर दोष लगाते हैं, अपने गिरेबान में झांक कर कोई नहीं देखता। तो मुझे लगता है कि आज का दिन जो जीते हैं उनको काम करने की ज़रूरत है और जो हार गए हैं उनको गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। इसलिए शुरुआत आपसे, क्योंकि 10 साल आपका दिल्ली में राज रहा है। आपके लीडर ने कहा था कि मोदी जी, आम आदमी पार्टी को हराना तो इस जन्म में तो मुश्किल है, इसके लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो राजनीति में तौल मोल के बोलने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ भी कहेंगे तो कल वो वापस पलटकर आपके पास ही आता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो शब्द को ब्रह्म कहा गया है। आप जो कहेंगे वो लौट कर आएगा। आपकी इस पूरी जो नतीजे हैं उस पर टिप्पणी, और आम आदमी पार्टी से क्या गलतियां हुई। हालांकि आपके कार्यक्षेत्र की बात नहीं कि गलतियां क्या हुई, लेकिन आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, चाहे तो बोल सकते हैं कि कहाँ गलती हुई और कहाँ नहीं हुई। आपकी राय।
देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बधाई कि उन्होंने अप्रत्याशित जीत दर्ज करी है, और दिल्ली की जनता को भी बधाई कि उन्होंने जो वैकल्पिक राजनीति है उसको छोड़कर ऐसी राजनीति की तरफ गए हैं जो उनको ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए काम करेंगे, हमारे लिए बेटर होगा। तो दिल्ली की जनता को भी बधाई है और भारतीय जनता पार्टी को भी बधाई है। देखिए, आम आदमी पार्टी जो मूलभूत सुविधाओं के लिए काम करने वाली पार्टी थी, भले वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, महिला सुरक्षा हो, बिजली हो, पानी, तो वो काम हमने पहले भी किया है, बहुत अच्छी तरह से किया है, और आगे भी हम इसको बढ़िया तरीके से करेंगे। जनता को जो ये सुविधाएं मिलना चाहिए, जो उसका मौलिक अधिकार है, उसके लिए हम काम करेंगे, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। और दिल्ली की जनता के लिए जो भी बेटर होगा, जो भी उनकी अच्छाई के लिए काम होगा, वो आम आदमी पार्टी आगे होकर काम करेगी। राजनीति में हार जीत चलती रहती है, हम भी हार स्वीकार करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी से काम करवाने के लिए प्रेरित करेंगे। हाँ, जनता के साथ में खड़े रहेंगे। तो चलिए, बड़ी छोटी सी टिप्पणी थी आपकी, और आपने हार को जिस ढंग से स्वीकार किया है इस पर भी सब लोग गौर करेंगे। मुझे लगता है केदार जी, कांग्रेस कल जहां खड़ी थी आज भी वहीं खड़ी दिल्ली में। वोट परसेंटेज ज़रूर बढ़ा है, तो ये एक तरह से उसके लिए थोड़ी सी सकारात्मक है, क्योंकि पिछले बार से वोट कुछ ज़्यादा है। लेकिन जो कांग्रेस का नेतृत्व है उसके बारे में मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा कि प्रियंका गांधी की बड़ी सधी हुई टिप्पणी है। उन्होंने बहुत सीधे और सच्चे मन से स्वीकार किया कि हमको मेहनत करने की ज़रूरत है। नहीं तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में एक चुनाव, और उसमें कहा कि चुनाव आयोग मर गया, कफन लेके आ जाइए। ये जो टिप्पणियाँ हैं, चाहे जो भी हो, हमें उसी संविधान के दायरे में ही तो इलेक्शन लड़ना है। वही संस्थाएं जो चुनाव कराती हैं, वही सुप्रीम कोर्ट है जिसके पास हम जाते हैं, वही पुलिस है जिसके पास हम जाते हैं। जब मुसीबत में होते हैं तो पुलिस भगवान दिखती है, और जब अन्याय होता है तो सुप्रीम कोर्ट भगवान दिखता है। और इलेक्शन में जब हार जाते हैं तो इलेक्शन विलन दिखता है, और जीत जाते हैं तो सब कुछ ठीक होता है। तो मुझे लगता है कि इसमें से एक ऐसा रास्ता निकालने की ज़रूरत है जिसमें सुनने वाले कहें कि बात ठीक कही है, जैसे मैंने प्रियंका जी का जिक्र किया। आपकी राय, कांग्रेस ने क्या खोया पाया, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन इस पूरे मामले में क्या लोकतंत्र में बड़बोलापन किसी का भी हो, कोई स्वीकार नहीं करता, क्योंकि लोकतंत्र में जनता को भगवान कहा गया है, और भगवान का कहना है कि अहंकार का तो मैं भोजन करता हूं। आपकी राय, दिल्ली के चुनाव को कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे मुद्दे थे, वोटर की जो संख्या थी उस पर भी बवाल था, बीजेपी का मुद्दा था कि बांग्लादेशी आ गए हैं, कुछ और बहुत सारी बातें थी। आपका इसमें क्या सोचना है? सर देखिए, इसमें दो तीन तरीके से इसको बांटना पड़ेगा। जी एक ही चीज में अगर हम बात करेंगे तो ये सही नहीं होगा। एक तो हमारा अपना संगठनात्मक बात करना पड़ेगा। मतलब जब पिछली बार जीरो थे, इस बार भी जीरो है, इसका मतलब हमने खोया है, पाया नहीं है। वोट परसेंटेज बढ़ा है, ठीक है, वो अपनी जगह। हमको और ज्यादा, जो प्रियंका जी ने कहा, मेहनत करने की जरूरत है। संगठनात्मक रूप पे हम लोगों को जमीन पर जाने की जरूरत है। देखिए, हमारी जो पार्टी रही है उसने देश में सबसे ज्यादा काम किया है। ये ठीक है, अपने जी, अपने लोग अपने अपने मैं केदार लॉजिक जी दे एक सकते सेकंड हैं। से एक छोटी सी सूचना। हमारे साथ भाजपा की प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट प्रियंका दुबे जी भी जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, आपका स्वागत है। पहले केदार जी की बात, फिर मैं आपके पास आऊंगा। जी केदार जी। तो पहले तो हमारा अपना संगठनात्मक पर हमको देखना पड़ेगा कि हमने बहुत काम किया देश में। कांग्रेस से ज्यादा काम करने वाली कोई पार्टी नहीं है। ये कोई माने या ना माने, उसका सर्टिफिकेट नहीं है, देश जानता है। देश जिस स्थिति में खड़ा, ये कांग्रेस की देन है, कांग्रेस के लीडरों के विजन की देन है, जो आज हम इस स्थिति में है। बल्कि अभी तो सब लोगों ने उसको डिस्ट्रॉय करने की तरफ ही ले गए हैं। तो कांग्रेस को अपने मूल मुद्दों पे ही जाना पड़ेगा। दूसरी बात, ये जो भारतीय जनता पार्टी के पीछे बैकअप होता आरएसएस, मैं कल भी इस पे चर्चा किया था, जी वो नेरेशन बनाता है, और उस नेरेशन के इर्द गिर्द हम भी उसमें जाके उनकी पीठ पे जब खेलने की कोशिश करते हैं, तो स्वाभाविक है हम लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि आरएसएस चुनाव नहीं लड़ती है, पर चुनाव लड़ाने का पूरा काम वही करती है। वो पूरी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी है। वो भले ही कहे कि हम कुछ गैर राजनीतिक है, वो उन चीजों में हमको नहीं जाना चाहिए। हमें जो हमने 70 साल तक, जो आजादी के पहले, आजादी के बाद तक जो हमारी विचारधारा रही थी, वो हमें मुद्दों पर रहना है। बाकी जाति धर्म इन पर हमको नहीं जाना है। लोगों को कनेक्ट करना है, उनकी सुविधाओं की बात करना, उनके न्याय की बात करना है, जो कानून है उसकी बात करना है, लोगों को रोजगार, ये तमाम चीजों पर बात करनी। दूसरी बात, फिर उसको दूसरा क्लासीफाई हमको ये करना है कि भाई आज की तारीख में चुनाव आ गया, मैनेजमेंट का कई तरीके से मैनेजमेंट होता है, आप भी जानते हैं उसको। उसको भी हम लोगों को अपने लेवल पे देखना पड़ेगा। तीसरा, जो मशीनरी है,
क्या वाक्य में उसका दुरुपयोग होता है, कैसे होता है, क्या होता है? अगर हो रहा है तो उसको रोकने के लिए उसे उसे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हमको काम करना पड़ेगा। मतलब अलग अलग सेक्टर में हम लोगों को काम करना पड़ेगा, बहुत मजबूती के साथ काम करना पड़ेगा। तो क्योंकि कांग्रेस के पास संख्या है, नो डाउट, हर जगह कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी के लोग हैं। गांधीवादी लोग तो हर पार्टी में चले जाइए, 5-10 आपको गांधीवादी लोग मिल जाएंगे, नेहरू भी मिल जाएंगे, अंबेडकरवादी मिल जाएंगे, जो हमारे इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की विचारधारा के लोग मिल जाएंगे, लाल बहादुर शास्त्री जी की विचारधारा के लोग मिल जाएंगे, इंदिरा जी की विचारधारा के लोग भी मिलेंगे। तो तमाम तरह के, तो हमारे पास नीचे मास है, संगठन पे काम करने की जरूरत है। जो प्रियंका जी ने कहा, मैं उनसे सहमत हूं, और हमको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है राष्ट्र निर्माण के लिए। बिल्कुल केदार जी, आपकी भी टिप्पणी आपकी पार्टी की लाइन की तरह है, बहुत सदी हुई, लेकिन मेरा इसमें पत्रकार के नाते एक आध दो सवाल रहेगा। सवाल ये कि क्या किसी धर्म को गाली देकर कोई वोट पा सकता है? इंडिया ब्लॉक की बात करें तो इंडिया ब्लॉक में ज़रूर ऐसे दल हैं जो सनातन को सरेआम गाली देते हैं और कांग्रेस उनके साथ खड़ी हुई है। अगर हम जुआरी के, मेरी बात सुन लीजिए, जुआरी के साथ अगर हम खड़े होंगे तो भले ही जुआ ना खेले, लेकिन जुआरी के साथ खड़े होने का आरोप तो हम पर चस्पा होगा। अगर हम शराब खाने में बैठे हैं और शराब खाने में जाके अगर हम भजन कीर्तन कर रहे हो, लेकिन बोलेंगे कि साहब ये मैखाने से बाहर निकल कर आए, एक ठोकर लगेगी तो हम उस पत्थर से लड़खड़ाएंगे, लेकिन लोग बोलेंगे कि शराब पी के लड़खड़ा रहा है। मुझे लगता है कि इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जी मैं जवाब इसमें सर, मैंने शुरुआती इसी दौर में कहा था कि हमको भारतीय जनता पार्टी की और उनकी पीठ पे नहीं खेलना। भारतीय जनता पार्टी के पास शुरुआती दौर, मतलब ये तो गद्दार थे देश की आजादी में। चलिए मैं लूंगा आपसे अगले दौर नहीं सर, मैं मेरा पूरा कर लेने दीजिए प्लीज। हम लोग ने विकास की, इनके पास कोई आधार नहीं था, तो इन्होंने अपने बैकडोर से धर्म की राजनीति लाए। हमको धर्म के मुद्दों पे आना ही नहीं चाहिए। धर्म तो सबके लिए, मैं अपना अलग देवी देवता मानता हूँ, आप अलग मानते हैं, हमें तो हमारे मूलभूत रास्तों पर जाना चाहिए। मेरा यही कहना था, हालांकि केदार जी विषय बदल जाएगा, लेकिन मेरा यही कहना था कि अगर स्टालिन दक्षिण भारत में सनातन को डेंगू मलेरिया बोलेंगे और कांग्रेस साथ में खड़ी होगी और चुप रहेगी, तो फिर लोग सवाल खड़े करेंगे। अगर वो मोदी उल्टी परिक्रमा ले रहे हैं, उनको सनातन का ब्रांड एम्बेसडर मानते हैं, मेरा कहना कहेंगे हम लोग, सबको गिरेबान में झांकने की जरूरत है। हर आदमी अपना गिरेबान देख लेगा। उल्टी परिक्रमा उसमें गंगा जी में ले रहे हैं, क्या मजाक है? मेरी बात तो सुनिए आप। अब उनको हम धर्म का एम्बेसडर मानते हैं। मैं मोदी की बातें नहीं, मैं मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या इस्लाम को गाली बककर इस्लाम का वोट ले सकते हैं मुसलमान का? सनातन को गाली देकर किसी भी धर्म, किसी जाति पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। मेरा ये कहना है कि जब आप इस पर सोचेंगे तो खड़गे जी क्या कह रहे हैं, उनके पुत्र क्या कह रहे हैं, स्टालिन क्या कह रहे हैं, और फिर उनके साथ अगर हम खड़े हैं तो भले ही मैखाने से गंगा जल पी के निकलो, लेकिन लोग बोलेंगे कि शराबी के साथ है, जरूर ये थोड़ी बहुत शराब पीते होंगे, तो इसका नुकसान उठाना पड़ता है कई बार भले आदमी को भी। तो मैं लौटता हूँ आपके पास बाद में, लेकिन प्रियंका जी, इस समय आपकी बल्ले बल्ले है। दिल्ली में 2 दशक के बाद, 2.5 दशक के बाद बीजेपी सरकार में है, और उसके साथ साथ जिम्मेदारी भी बहुत है, क्योंकि आपके खिलाफ आम आदमी पार्टी अभी है, विपक्ष में है लेकिन मौजूद है। तो जिस तरह से आपने उनका जीना दूभर किया था प्रतिपक्ष में रहकर, आम आदमी भी अगर बीजेपी अपने घोषणा पत्र से भटकेगी, दाएं बाएं होगी, तो सरकार चलाना मुश्किल होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी संघर्ष से पैदा हुई पार्टी है। आपकी राय? इस जीत के लिए आपको बधाई, लेकिन आगे बहुत चुनौतीपूर्ण रास्ते हैं। नमस्कार। सर्वप्रथम तो सभी पार्टी के पदाधिकारियों को, जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, उन्हें चाहे जीत हो चाहे हार हो, क्योंकि कार्यकर्ता की मेहनत तो कार्यकर्ता की मेहनत ही होती है। फिर परिणाम जो भी है वो कई बार जो प्रत्याशी होते हैं उन पे भी निर्भर होता है, बहुत से विषय होते हैं, लेकिन कार्यकर्ता पूरे कर्मठता के साथ धरातल के ऊपर कार्य करता है और जीत और हार के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है। तो चाहे वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, सभी एक निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप ही जो जनप्रतिनिधि है वो चयनित हो पाते हैं। तो सभी की मेहनत को मैं साधुवाद देती हूँ। जनादेश जो भी आया है उसका सम्मान करते हुए हम लोग आज सत्ता पे काबिज हुए। हमारे कार्यकर्ताओं ने भी पिछले 27 साल मेहनत करी है, उसके बाद वापसी करी है। तो मैं कार्यकर्ता का मन और उसकी मनोबल को एक अलग ही स्थान देना पसंद करती हूँ, और सभी के कार्यकर्ताओं को प्रणाम करते हुए सभी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने। प्रियंका जी, मैं सिर्फ इतना बता दूं कि आपके सामने अभी जो, अगर आप टीवी पर हैं तो देख पा रहे होंगे कि इस समय बीजेपी के मुख्यालय में दिल्ली में नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, और हमें लगता है कि अब वो
स्वागत भाषण भी होगा और सब कुछ होगा जीत के लिए, और हो सकता है कि आज रात में या 1-2 दिन में दिल्ली का अगला मुखिया कौन होगा, दिल्ली राज्य का कौन मुख्यमंत्री होगा, इस पर भी बातचीत होगी। तो जो हमारे सामने दृश्य चल रहा है वो है नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री को भाजपा कार्यालय में उनकी पार्टी के लोग विजय के रूप में हार पहनाते हुए, ये आप दृश्य देख रही हैं। अपनी बात आप जारी रखिए प्रियंका जी। जी, तो वही मैं कह रही हूँ कि शीर्ष नेतृत्व में जो हमें मार्गदर्शन मिलता रहा और उन्हीं के कह सकते हैं प्रोत्साहन के कारण आज कार्यकर्ता का मनोबल बना रहा, जिसके कारण हम 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता में दिल्ली के सिंहासन के ऊपर काबिज हो पाई है। तो सभी का साधुवाद, शीर्ष नेतृत्व का भी और हमें कार्यकर्ताओं का भी। अभी मैं केदार भाई को सुन रही थी, हालांकि मैं केदार भाई की विचारधारा से पूरी तरह से असमर्थ हूँ, लेकिन कुछ भाषा से मैं उनके हमेशा उनको पसंद करती थी। पर आज उनके एक शब्द से मुझे बड़ा ही आहत हुआ। उन्होंने कहा गद्दारों की पार्टी। तो जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो भारत का हर भारतवासी उसमें शामिल हुआ था, सिर्फ एक परिवार के नेतृत्व में वो लड़ाई नहीं लड़ी गई थी। तो कुछ बोलने से पहले थोड़ा सा वो विचार कर लें। प्रियंका जी, मुझे लगता है कि आज एक मिनट मुझे बात पूरी करने दीजिए। आप बोल रहे थे, मैं सुन रही थी, धैर्यपूर्वक सुन रही थी। अरे प्रियंका जी, मैं राघवेंद्र बोल रहा हूँ। छेड़ा है तो इतिहास को सुनना तो पड़ेगा। अरे प्रियंका जी, केदार जी नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ। मेरा कहना यह है कि आज आप जीती हैं, थोड़ा दिल बड़ा रखिए। और वो चुनाव लगातार हारे हैं और एक भी सीट नहीं ले पाए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। कारण हारे हैं और हारेंगे। चलिए ये डिबेट अभी वो वाली नहीं है जो हमेशा हर रोज हुआ करती है। ये चुनाव के विश्लेषण की बात है। इस मुद्दे को आप फिर कभी उठाइए। अभी तो इस पर करिए कि जो घोषणा पत्र था बीजेपी का बांग्लादेशियों को हटाने का, बहुत सारी बातों का, उस पर कितना फोकस होगा, इस पर आप करेंगे तो जनता आपकी बात को ज्यादा सुनेंगी। केदार जी को आप फिर कभी हराइए। केदार जी मैं हराना नहीं चाहती, वो बड़े हैं मुझसे, और इसलिए आज मैं आहत हुई क्योंकि मैं उनकी इस भाषा की उनसे उम्मीद नहीं करती। राम पांडे जी से मैं करती हूँ ऐसी भाषा की उम्मीद, परंतु केदार जी से मैं ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं करती। चलिए, इतना काफी आपका। जिस तरीके से आज मैं बात करती हूँ, मैनिफेस्टो जो डिजाइन किया गया, चाहे जिसमें गिग वर्कर्स की भी जो वेलफेयर के लिए बात की गई, उनके लिए चिंता की गई, क्योंकि ऐसा बहुत है दिल्ली में देखा गया है कि आते हैं लोग, अपना व्यापार शुरू करते हैं, वो अस्थायी होता है, दूसरे कार्य करते हैं, तो उनके लिए भी एक वेलफेयर बोर्ड का जो गठन किया जाएगा उसको लेकर के लोगों ने चिंता जताई थी और उसके ऊपर सरकार ने जो अपना कदम उठाया उसके लिए जनता ने उनको जनादेश जो दिया। एक विषय ये भी नजर आता है, या अगर हम बात करते हैं टैक्स स्लैब्स में जो परिवर्तन हुए हैं, इसका भी प्रभाव हम मान सकते हैं कि इस चुनाव के ऊपर देखने को मिला गया है। परंतु जिस प्रकार से जो संस्थाएं हैं जो चुनाव आयोजित करवाती हैं, उनके ऊपर जब बार बार हम करते हैं, काल में भी चुनाव करवाया करती थी और ये उन्हीं नियमानुसार आज भी कार्य कर रही है, परिवर्तन नहीं किए। मैं लौटता हूँ पास। प्रियंका जी, आपकी आवाज में भी थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी डॉक्टर राहुल जी भी हैं। आपकी आवाज में थोड़ी सी गड़बड़ी आ रही है, आवाज कट रही है। प्रियंका जी, दोबारा से आपको कनेक्ट करेंगे। राहुल जी, आपने प्रियंका जी को भी सुना, केदार जी को भी सुना और आम आदमी पार्टी के हेमंत जोशी जी को भी सुना, और उसके अलावा भी आप देख रहे हैं पिछले दिनों से जो चीज़ें घटनाक्रम घटित हुआ है, आम आदमी पार्टी की नेताओं की गिरफ्तारी, उनका जेल जाना, फिर इस्तीफा नहीं देना, फिर इस्तीफा देना, उसके बाद फिर किसी एक को सीएम बनाना, फिर उनको काम चलाओ सीएम कहना, फिर अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि वो तो इस्तीफा दे रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी नहीं बनेंगे, तो खुद तो उन्होंने इस्तीफा दिया और अगले का भी रास्ता बंद कर दिया। तो पार्टी के भीतर और बाहर बहुत सारी बातें हुई चुनाव के पहले। नतीजों ने बताया कि सब कुछ ठीक नहीं था, इसलिए चीज़ें इस तरह से निकल कर आई। लेकिन हमारा इससे एक कदम आगे, जो मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि क्या मुफ्त की चीज़ें बंद करने का कोई रास्ता खुलेगा, क्योंकि हर पार्टी बढ़ चढ़कर मुफ्त की चीज़ें जनता को देने की बात कर रही है। महिलाओं को 2000 रुपये, 2500 रुपये, कोई 6000 रुपये, फिर बिजली पानी पहले से फ्री था, रहने के लिए झुग्गियाँ फ्री थी। तो आखिर इसमें क्या देश चल पाएगा, क्योंकि कहीं पर तो इस पर विराम लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये कैसे लगेगा, इस चुनाव के बाद से इस पर भी बातचीत होनी चाहिए। आपकी राय? देखिए राघवन जी, आपको देखिए कि आप जिस तरीके से आई थी हिंदुस्तान में या दिल्ली में ही आई, तो आप देखिए कि एक दशक पहले जब आपका उदय हुआ, अरविंद केजरीवाल एक आंदोलन के रूप में आए। आंदोलन का मुख्य बिंदु क्या था? आंदोलन का मुख्य बिंदु था भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को लेकर के ये आगे आए, दिल्ली में सरकार बनी, तो और एक दशक इनका निकल गया सरकार बनते हुए।
अब ये देखिए क्या होता है कि आप जिस मूड को लेकर के या जिस विचारधारा को लेकर के आप आगे बढ़े हो और उस विचारधारा को आप 10 साल के अंदर उसी विचारधारा के अंदर फंस जाओ। मतलब भ्रष्टाचार को लेकर के आप आए थे कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, भ्रष्टाचार वाली सरकार नहीं रहेगी, हम अधिकारियों को सब जगह एक संदेश आपने दिया। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि 10 वर्षों में आप जिस आंदोलन के कारण और जिस मुहिम को लेकर के, जिस विचारधारा को लेकर के आप दिल्ली में काबिज हुए, दिल्ली में आपने सरकार बनाई, नो डाउट सरकार अच्छी चली, अच्छे काम किए, लेकिन सरकार के अधिकतर मंत्री और अधिकतर लोग आखिरकार उसी भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गए या उसी आरोप में फंस गए। स्वयं केजरीवाल भी उसी में फंस गए और जाकर के जेल भी जाना पड़ा और तमाम हुआ। सिर्फ आप रखिए, आप बात उनके बाकी मंत्रियों को देखिए तो आप सिसोदिया जी भी जिस मुहिम को लेकर के चले, अंततः वो भी जेल की हवा खाए। जैन साहब, जिनको ये कहा जाता था कि मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में जो दी गई है उसके ये पैरोकार समझ लीजिए, आप इसके जनक समझ लीजिए, अंततः वो भी। तो ये जो आपके जो आप ये कहें जो माइलस्टोन थे, जो नींव के पत्थर थे, वही नींव के पत्थर खसक गए और वही नींव के पत्थर भ्रष्टाचार में आकर के दलदल में गिर गए। तो नतीजा ये हुआ कि जनता के बीच आखिरकार संदेश तो जाता है ना कि आप ठीक है, आपने दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया, स्कूलों के लिए आपने अच्छा काम किया, गरीबों के लिए अच्छा काम किया, वहाँ बसें आपने कर दी, मेट्रो में आपने सुविधाएं दे दी, पानी की सुविधा आपने दे दी, बिजली की सुविधा दे दी। लेकिन आप एक चीज़ सोचिए राघवेंद्र जी, यहाँ जो मुफ्तखोरी जिसका लेकर के आपने सवाल उठाया था, ये मुफ्त की रिवड़ियाँ बांटने का जो जनक है उसके अरविंद केजरीवाल ही जनक है। यदि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को आप देखेंगे तो सरकारें इनकी सत्ता में रही हैं, केंद्र में भी रही हैं और राज्यों में भी रही हैं, लेकिन ये बहुत इतना बड़ा अंतर नहीं था या इतनी बड़ी सुविधाएं जनता को नहीं दी जाती थी जितनी बड़ी सुविधाएं अरविंद केजरीवाल ने दी। तो अरविंद केजरीवाल इसके जनक हैं और नतीजा क्या हुआ कि उन्होंने जिस चीज की शुरुआत की वही चीजें हर राज्य में हर राजनीतिक दलों ने अपना लिया। अब देखिए, अब होड़ सी मच गई, होड़ ये मच गई कि चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, या किसानों को देने के हो, या लाइट पानी में मुफ्त करना हो, तो तमाम जगह एक होड़ लग गई राजनीतिक दलों में कि हम कितना कर सकते हैं। भाई आप हम कितना कर सकते हैं? आप 1500 रुपए दिल्ली में जो घोषणा की गई 2100 रुपए, आखिरकार ये 2100 रुपए लाएंगे कहाँ बाहर? हर व्यक्ति को देने के लिए, हर महिला को देने के लिए लाइट पानी आप फ्री दे दोगे तो फिर इसका पैसा जो भरपाई होती है, क्षतिपूर्ति होती, वो कहाँ से आएगी? इसी बीच मैं बता दूं आपको कि भाजपा के केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी बात कह रहे हैं। उनकी बात सुनते हैं और फिर इस कार्यक्रम को ले जाएंगे समापन की तरफ। सुनते हैं मोदी जी क्या कह रहे हैं और उसके बाद मैं आपकी एक दो लाइन में टिप्पणी भी लूंगा। एक उत्साह भी है, एक सुकून भी है। उत्साह विजय का है और सुकून दिल्ली को आपदा से मुक्त कराने का है। तो कुल मिलाकर हम कहेंगे कि दिल्ली में जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आपदा से दिल्ली को मुक्त कराएंगे, मैं एक 10-10 सेकंड की टिप्पणी आपसे लूंगा। क्या मुफ्त की, केदार जी, मुफ्त की योजनाएं बंद होनी चाहिए? देखिए सर, ये बहुत बड़ा डिबेट। अगर आप रोजगार नहीं दे पा रहे हो, अगर लोगों को जीने का वो नहीं दे पा रहे हो, तो लोकतांत्रिक देश में तो बांटना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मुफ्त के बजाय पैसे देके आप काम कराएं तो ठीक है, लेकिन फ्री में नहीं। प्रियंका जी कुछ कहेंगे आप? मुफ्त की रेवड़ियां बंटना बंद होना चाहिए, हाँ या ना में? प्रियंका जी से संपर्क नहीं है। हेमंत जी, आप मुफ्त की रेवड़ियों के बारे में क्या कहेंगे? ये बंद होनी चाहिए भारतीय राजनीति में, हाँ या ना में बताएं। देखिए, मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, ये देश की जनता का जो अधिकार था, ठीक, चलिए मुफ्त का बनाना था। ठीक है, मुफ्त का अधिकार तो नहीं है, काम के बदले कोई भी दे, लेकिन मुफ्त का अधिकार तो किसी का भी नहीं है। चलिए, मैं तीनों मेहमानों का साधुवाद करता हूँ। हेमंत जी, आपका धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। केदार जी, आपका धन्यवाद। प्रियंका जी, आपका धन्यवाद। और डॉक्टर राहुल रंजन, आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो दिल्ली के दंगल को हम यही रोक रहे हैं और आप बंदे में साथ और देखते रहिए हमारे अगले बुलेटिन।